Hello students, welcome to class 11th physics chapter 2 units and measurement. हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस की। ठीक है, तो उससे पहले जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि डायमेंशन क्या होती है। डायमेंशन आर द पावर टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर रेज टू रिप्रेजेंट एंड डेराइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी। यानी डायमेंशन क्या होती है? पावर होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो MLT के ऊपर होती है, वो रिप्रेजेंट करती है किसी भी डिराइव्ड यूनिट को। ठीक है, तो हमने डायमेंशन के बारे में पढ़ा था। फिर हम यहाँ टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे। क्वांटिटीज़ 4 तरह की होती है। एक पहली जो डायमेंशनल कांस्टेंट हो, जिसका मतलब होता है कि उसकी जो वैल्यू जो हो कांस्टेंट हो और उसके पास डायमेंशन हो। ठीक है, तो डायमेंशनल कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है? क्वांटिटीज़ वूज वैल्यू कांस्टेंट एंड पॉजेस डायमेंशन। क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू जो है कांस्टेंट हो और वो उनके पास डायमेंशन हो। तो एग्जांपल के लिए वेलोसिटी ऑफ लाइट कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसके पास अपनी डायमेंशन भी है और कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तीसरा एग्जांपल है प्लैंक कांस्टेंट, जिसको H से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34 जूल्स सेकेंड। चौथा एग्जांपल है बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, KB से लिखते हैं इसको, जिसकी वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इस फॉर्मूले से आता है F=Gm1m2/r²। यहाँ पे G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट E=hμ, म्यू यहाँ फ्रीक्वेंसी है, H आता है प्लैंक कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट Kb=PV/Tn आता है, जहाँ पे n है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और कूलम्ब्स कांस्टेंट जिसे K से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इन वैक्यूम या एयर। वैक्यूम और एयर को लगभग कांस्टेंट ही माना जाता है, लगभग बराबर माना जाता है। ठीक है, जिसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg पर कूलम्ब स्क्वायर होती है। ये इस फॉर्मूले से आता है F=K(Q1Q2/r²। ठीक है, K जो है ये एक वेरिएबल है, इनकी अलग अलग मीडियम की अलग अलग होती है, जो कि बराबर होता है 1/4πε0 के। ठीक है, दूसरी टाइप की क्वांटिटी है वो है डायमेंशनल वेरिएबल्स, यानी जिसके पास डायमेंशन हो और वो वेरिएबल क्वांटिटी हो। डायमेंशन वेरिएबल्स क्या होते हैं? डायमेंशन क्वांटिटीज़ वूज वैल्यू आर वेरिएबल एंड पॉजेस डायमेंशन। क्वांटिटीज़ जिसकी वैल्यू जो है वेरिएबल हो एंड उसके पास अपनी डायमेंशन हो। एग्जांपल के लिए एरिया, वॉल्यूम, मास, लेंथ, फोर्स, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा, इनके पास अपनी डायमेंशन है और इनकी अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तीसरी टाइप की जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, यानी एक ऐसा कांस्टेंट जो डायमेंशन लेस हो। क्वांटिटीज़ वूज वैल्यू आर कांस्टेंट बट डू नॉट पॉजेस डायमेंशन। एग्जांपल के लिए प्योर नंबर्स हो सकते हैं हमारे 1 2 3 एक्सेट्रा। पाई हो सकता है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है या 22/7 होती है। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। और अगली जो क्वांटिटी है वो डायमेंशन लेस वेरिएबल है। डायमेंशन लेस वेरिएबल का मतलब एक ऐसा वेरिएबल जो डायमेंशन लेस हो। क्वांटिटीज़ वूज वैल्यू आर वेरिएबल एंड डू नॉट पॉजेस डायमेंशन। एग्जाम्पल के लिए एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी हो गई, जिसका फॉर्मूला होता है डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस अपॉन में डेंसिटी ऑफ ए गिवन रेफरेंस मटेरियल। तो ऊपर नीचे दोनों में डेंसिटी आ गया तो उसकी यूनिट से इसकी यूनिट कैंसिल हो जाती है, इसलिए डायमेंशन लेस हो जाता है और ये अलग अलग वेरिएबल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब चलो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो चलो हम सीखते हैं। तो पहला उसका फ़ायदा है कन्वर्सन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। हम डायमेंशनल एनालिसिस से एक सिस्टम की यूनिट को दूसरी सिस्टम की यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मतलब समझो इसका क्या है। मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ रिमेन सेम ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। यानी मान लो ये कोई क्वांटिटी है, ये
SI यूनिट में है, ठीक है। तो और ये कोई क्वांटिटी है, ये दूसरी यूनिट में है, ठीक है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बदल सकती है और SI यूनिट, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम रहेगा, यानी वो जितने औहदे पर हैं उतनी ही उनकी औहदा रहेगा, मतलब उनकी जितनी पावर है उतनी ही रहेगी, जितनी उनको वैल्यू दी जा रही है उतनी ही रहेगी। जैसे कि N1 यहाँ पे होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और U1 होता है यूनिट ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। अब यूनिट चेंज करनी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती है, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट इज इक्वल टू उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी यूनिट के बराबर होती है। एग्जांपल के लिए 1 मीटर है, अब 1 यहाँ पे है न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, और मीटर है यहाँ पे इसकी यूनिट, जो कि बराबर होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 100 सेंटीमीटर, 100 क्या है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और सेंटीमीटर क्या है इसकी अनदर यूनिट, ठीक है। तो इनका मैग्नीट्यूड जो बराबर है, इनकी वैल्यू बराबर है, इनका औहदा बराबर है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर है, दोनों सेम पोजीशन को गेन कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी इनकी मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी रिमेन सेम, इस लाइन का मतलब ये है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ठीक है। अब चलो इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। चलो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। तो 1 न्यूटन जो है वो SI यूनिट होती है और डाइन जो है CGS यूनिट होती है फोर्स की, ठीक है। तो 1 न्यूटन में मान लेते हैं हम X डाइन होते हैं, या फिर 1 न्यूटन में N2 डाइन होते हैं। तो हम यहाँ ये फार्मूला लगाएंगे कि N1U1 बराबर है N2U2 के, ठीक है, जैसा कि हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो यहाँ पे N1 की वैल्यू 1 है और U1 की वैल्यू, जो U1 यूनिट होती है, तो M1 इज़ इक्वल टू 1 kg, M1 यानी मास 1 kg SI यूनिट में, L1 यानी 1 मीटर और T1 यानी 1 सेकेंड, ये SI यूनिट है, ठीक है। इसी की CGS यूनिट क्या होगी, M2 इज़ इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और T1 इज़ इक्वल टू T2 इज़ इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें N2 निकालना है, N2 कितना होगा, यानी 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से N2 इज़ इक्वल टू N1U1 अपॉन में U2 आ जाएगा। यहाँ से N1 की वैल्यू 1 रखेंगे, यानी U1 अपॉन U2। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, MLT की पावर -2। तो हम M1 बाई M2 की पावर 1, L1 बाई L2 की पावर 1, T1 बाई T2 की पावर -2, ठीक है। अब 1 kg अपॉन में 1 ग्राम की पावर 1, 1 मीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर की पावर 1 और 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड की पावर -2। ये 1 सेकेंड से 1 सेकेंड कट जाएगा, यानी 1 की पावर -2 आ जाएगा। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं अपॉन में 1 ग्राम, तो ये क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं अपॉन में 1 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 100 इंटू 1। तो ये टोटल आ जाएगा 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। N2 आ गया 10 की पावर 5 डाइन। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 न्यूटन में जो है 10 की पावर 5 डाइन्स होते हैं, ठीक है। अब मैं ये आपको क्यों करवा रहा हूँ, ये कंपटीशन में रिमेंबर करने की चीज़ है, ये याद रखने की चीज़ है कि हाँ 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन्स होता है, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये पूरा टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कन्वर्ट एन एनर्जी ऑफ 1 जूल इनटू अर्ग, यानी 1 जूल जो है वो SI यूनिट होती है एनर्जी की और अर्ग जो है CGS यूनिट होती है एनर्जी की, ठीक है। तो 1 जूल इज इक्वल टू N2 अर्ग, ठीक है। हम ये मान के चलेंगे 1 जूल में N2 अर्ग होते हैं। हमें फाइंड करना है N2 की वैल्यू कि कितने अर्ग होते हैं। तो N1 इज इक्वल टू 1, U1 इज इक्वल टू, U1 का मतलब डायमेंशन से है, यानी M1 ये SI यूनिट है, तो M1 इज इक्वल टू 1 kg, L1 इज इक्वल टू 1 मीटर, T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ये है SI यूनिट। इसी को CGS यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे, M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। N2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एनर्जी की जो है डायमेंशन होती है वो कैसे निकालेंगे, एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायमेंशन MLT की पावर -2, ये आपको याद रखना है। मैंने आपको अपने लेक्चर में बता रखा है कि ये फोर्स की डायमेंशन आप याद रखो, इंटू L, तो ये आ गया ML2T की पावर -2, ठीक है। अब इसकी डायमेंशन को हम इसके फार्मूला में पुट कर देंगे, जो कि है फार्मूला हमारा N2 इज इक्वल टू N1 इंटू U1 अपॉन U2, ठीक है। तो N1 की वैल्यू रख देंगे हम 1, U1 अपॉन U2 की जगह M1, यहाँ से इसकी डायमेंशन रखेंगे M1 अपॉन में M2 की पावर 1, L1 अपॉन में L2 की पावर 2, T1 अपॉन में T2 की पावर -2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू हम पुट करेंगे,
तो क्या आएगा, m1 की जगह हम 1 kg पुट करेंगे यानी 100 ग्राम अपॉन में 1 ग्राम। L1 की जगह हम 100 सेंटीमीटर अपॉन में 1 सेंटीमीटर, 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड, और इनकी पावर 2, इनकी पावर -2 और इनकी पावर 1। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय ये 10 की पावर 2 है, इंटू में 2 उसकी भी पावर 2 यानी 10 की पावर 4 हो जाएगी ये। तो क्या हो जाएगा 1000 इंटू 100 का स्क्वायर इंटू 1 की पावर -2। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और 1 का 1, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर ऐड हो जाएंगे, 10 की पावर 7 अर्ग आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 जूल में जो है 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। ठीक है, अब ये भी बात रिमेंबर करने की, कंपटीशन लेवल में डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, हम आपको इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करवाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़िया क्वेश्चन करवाएंगे कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, इन ए न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट कॉल्ड स्टार यूनिट। एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसे हम स्टार यूनिट कह रहे हैं, जिसमें 1 kg स्टार इज इक्वल टू 10 kg है। ठीक है, 1 मीटर स्टार इज इक्वल टू 1 किलोमीटर है, एंड 1 सेकेंड स्टार इज इक्वल टू 1 मिनट है। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 जूल ऑफ एनर्जी इन द न्यू सिस्टम। 1 जूल एनर्जी की क्या वैल्यू होगी इस नए सिस्टम में। तो ऐसे क्वेश्चन हम करते हैं, चलो। तो एनर्जी की डायमेंशन जो होती है वो mL² T की पावर -2 होती है। ठीक है, और 1 जूल इज इक्वल टू m यानी 1 kg, L² यानी 1 मीटर स्क्वायर अपॉन में T की पावर -2 यानी 1 अपॉन में 1 सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमें न्यू सिस्टम यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो न्यू सिस्टम यूनिट के हिसाब से 1 kg स्टार इज इक्वल टू 10 kg होता है, तो 1 kg इज इक्वल टू 1/10 kg स्टार होगा। तो 1 kg की जगह हम रख देंगे 1/10 kg स्टार। ठीक है, तो ये हमने रख दिया 1 kg की जगह 1/10 kg स्टार। 1 मीटर की जगह क्या रखेंगे, 1 मीटर स्टार इज इक्वल टू 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर। तो 1 मीटर यानी 1/1000 मीटर स्टार। ठीक है, तो 1/1000 मीटर स्टार का होल स्क्वायर अपॉन में 1 सेकेंड स्टार इज इक्वल टू 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, यानी 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 सेकेंड स्टार, तो 1/60 सेकेंड स्टार का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगी इसका स्क्वायर यानी 10 की पावर -6 आ गया, 10 की पावर 6 आ गया, और यहाँ 10, तो 1/10 इंटू 10 की पावर 6 अपॉन में 1 अब ये 60 का 6 का स्क्वायर 36 और 10 का स्क्वायर आ गया 10 की पावर 10 का स्क्वायर 100 एक पॉइंट यहाँ लगा दिया तो 10 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, तो 3.6 इंटू, अब यहाँ 10 की पावर ऊपर 3 है और नीचे 10 की पावर 7 है, तो 10 की पावर -4 आ गया। ठीक है, तो 3.6 इंटू 10 की पावर -4 जूल स्टार। ठीक है, जूल स्टार ये न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट है। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन करने के लिए बने रहिए मेरे साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन, यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एक्सप्रेस इन इट्स CGS यूनिट। CGS यूनिट में इसको एक्सप्रेस करना है, तो कैसे करेंगे। ऑप्शन है हमारे पास A 1.9 इंटू 10 की पावर 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.9 इंटू 10 की पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1.9 इंटू 10 की पावर 12 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1.9 इंटू 10 की पावर 13 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई एम सॉरी, यहाँ पे दोनों ऑप्शन एक जैसे, ये 11 है। ठीक है, तो बताइए कौन सा सही है। आपको तो यहाँ टिक लगा मिल गया तो ये सही, वैसे C ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। कैसे, चलिए हम समझते हैं। मैंने आपको कहा था कि वो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि वो 2 क्वेश्चन क्या थे, 1 जूल में जो है इज इक्वल टू 10 की पावर 7 डाइन होते हैं। ठीक है, और 1 न्यूटन में जो है 10 की पावर 5 अर्ग होते हैं। ये इन पे डायरेक्ट आप, अगर जो आपको ये याद है तो डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हो। ये हमको यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील दे रखा है 19 इंटू 10 की पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो न्यूटन में
न्यूटन, इसको CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है तो न्यूटन को अर्ग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी 10⁵ से मल्टीप्लाई करोगे इसको, और पर मीटर स्क्वायर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में करोगे तो उसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे। तो 19 × 10⁻10 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब ये वैसे ही न्यूटन को डाइन में चेंज कर लिया और मीटर को सेंटीमीटर में, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 × 10⁻10 × 10⁻7 इंटू में 10⁻, ये -4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर 19 × 10⁻30 आएगा, 10 + 7 = 17 माइनस का 4 = 13, ठीक है। 19 × 10⁻13 आया, ये पॉइंट हम यहाँ लगा देंगे तो 1.9 × 10⁻12 डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे ही कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बने रहिए, हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, यकीन दिलाते हैं हम आपको कि ये आप पूरी अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो गाइज हमारा अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ स्टेफेंस कांस्टेंट इज न्यू = 5.67 × 10⁻⁻8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, ठीक है। फाइंड इट्स वैल्यू इन CGS यूनिट। बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, देखते हैं। न्यू = 5.67 × 10⁻⁻8 जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर -4, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब हमें CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो जूल की CGS यूनिट डाइन होती है, 1 जूल में 10⁻⁻7 डाइन होता है। सेकंड की CGS यूनिट सेकंड ही होती है, तो पर 1 सेकंड स्क्वायर। मीटर की सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100⁻², ठीक है। 1 केल्विन में 1 केल्विन ही होते हैं, तो 1 केल्विन की पावर -4। 5.67 × 10⁻⁻8 × 10⁻7 अपॉन में इंटू 10⁻⁻4, ये 10⁻2 है, इंटू उसकी पावर -2 यानी 10⁻⁻4, ये 1। तो डाइन पर सेंटीमीटर पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4, ठीक है। तो 5.67 × 10⁻, इनको जोड़ेंगे तो -5 आ जाएगा, -5 डाइन सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर की पावर -2 केल्विन की पावर -4, ठीक है। अब दूसरा जो एप्लीकेशन है, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन यहाँ कंप्लीट कर ली डायमेंशनल एनालिसिस की। दूसरी जो एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो है चेक द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई फार्मूला सही है या गलत, ठीक है। तो चलिए हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बहुत ईजी बात करता है। क्या कहता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी एडेड टुगेदर और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम वन अनदर ओनली इफ़ दे हैव द सेम डायमेंशन। इसका मतलब क्या है? कोई भी क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी की जा सकती है जब उनके पास सेम डायमेंशन हो। कहने का मतलब वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट ओनली दोज क्वांटिटीज़ विच हैव सेम डायमेंशन और फिजिकल यूनिट्स। जैसे कि 5 kg प्लस 18 न्यूटन को हम जोड़ नहीं सकते। 5 kg में हम 10 kg सेम यूनिट्स को ही जोड़ते हैं तो 15 kg आता है, यानी 5 kg में हम 10 kg जोड़ सकते हैं। 8 न्यूटन में हम 18 न्यूटन जोड़ सकते हैं, लेकिन 5 kg में हम 18 न्यूटन नहीं जोड़ सकते। यही बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सेम डायमेंशन वाली चीज़ें ही ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी के ऊपर बेस्ड हमारा सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये कहता क्या है? ओनली द फार्मूला इज़ करेक्ट। फार्मूला जब ही करेक्ट होगा इन विच द डायमेंशन ऑफ द वेरियस टर्म ऑन बोथ साइड ऑफ एन इक्वेशन इज सेम। यानी डायमेंशन ऑफ वेरियस टर्म जो है इक्वेशन में वो दोनों साइड सेम हो जब ही फार्मूला करेक्ट होगा। जैसा कि आपने अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा कि दोनों साइड सेम डायमेंशन थी तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो पाए। वैसे ही हम एक क्वेश्चन लेके इसको चेक करते हैं कि चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन t इज इक्वल टू 2π/√L/g। ये आपको पता है, ये देख के आपको पता चल रहा है कि हाँ ये टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का। t इज इक्वल टू 2π√L/g। तो यहाँ जो है L क्या है? L है लेंथ, t है टाइम
पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम और जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो चलिए देखते हैं कि ये फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट L/g है, ठीक है। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड t है, t की डायमेंशन t हो गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड यानी 2 पाई L/g का रूट ये आ गया। ये 2 पाई तो डायमेंशन लेस है, तो L लेंथ को हम L इसकी डायमेंशन होगी, g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी LT-2। L से L कट गया यानी t⁻² का 1/t⁻² यानी t⁻² का रूट इज इक्वल टू t आ जाएगा। यहाँ से t ऊपर जाएगा, t⁻² हो जाएगी, ठीक है। तो रूट t⁻² क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो बोथ साइड t आ जाएगा, जैसा कि आपको दिख रहा है। बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी t आया, राइट हैंड साइड भी t आया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज गिवन फार्मूला इज करेक्ट। ऐसे हम गिवन फार्मूला को करेक्ट करते हैं, ठीक है। करेक्ट है या नहीं ये चेक करते हैं। अगर जब बोथ साइड इक्वल आ रही है तो गिवन फार्मूला करेक्ट है, और नहीं आ रही तो इनकरेक्ट है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन है, चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, ठीक है। यहाँ पे एस nth यानी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल बाय nth सेकेंड इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1 दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, हमें ये चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी इन nth सेकेंड है, तो LT-1 आ जाएगा। तो राइट हैंड साइड u है, u यानी इनिशियल वेलोसिटी यानी LT-1। अब राइट हैंड साइड एक और टर्म है, यानी ये प्लस हो रहा है, यानी इनकी भी डायमेंशन सेम होगी। देखते हैं, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू a/2 इंटू 2n-1 है। अब एक्सेलरेशन है a, तो LT-2, 2 डायमेंशन लेस है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे 2n-1 है। अब 2n-1 n क्या है, सेकंड है, nth सेकंड, तो n सेकंड है, तो यहाँ t⁻1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से LT⁻1 आ जाएगी, क्योंकि यहाँ -t⁻2 है, इंटू t⁻1 है, तो ये t⁻1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें हम कि लेफ़्ट हैंड साइड LT-1 है, राइट हैंड साइड LT-1 है, दोनों साइड सेम है, इसलिए ये फार्मूला करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, ठीक है। अब लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। वेवलेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर्स में, यानी L में, ठीक है। L हो गई इसकी डायमेंशन। दूसरी साइड की भी देख लेते हैं, h की डायमेंशन क्या होती है, ml² t⁻1 और मास की m और वेलोसिटी की LT-1। अब यहाँ से m से m कैंसिल, t⁻1 से t⁻1 कैंसिल, L से एक L कैंसिल, बच क्या गया, एक L बच गया, ठीक है। दोनों साइड L है, यानी ये फार्मूला भी करेक्ट है। अब E इज इक्वल टू mc², आप जानते हैं आइंस्टाइन की इक्वेशन है, एनर्जी की बहुत फेमस इक्वेशन है। ये आपका होमवर्क है, चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। चलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हाँ आपने सॉल्व कर लिया, ठीक है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने तीसरे एप्लीकेशंस की तरफ, जो है डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। डायमेंशनल एनालिसिस का एक एप्लीकेशन ये भी है कि हम इससे फार्मूलाज को डिराइव करते हैं। बताओ इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, हम कोई सा भी फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ बोब, लेंथ ऑफ पेंडुलम L एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G। यानी हमें बस इतना पता हो कि वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करते, तो हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। देखो कितनी कमाल की चीज़ है। चलो देखते हैं कैसे करते हैं। आपको पता है सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू √L/√g होता है, ठीक है। तो हम सपोज करते हैं t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m⁻a के, ठीक है। मास ऑफ बोब के दे रखा है, लेकिन आपको पता है इंडिपेंडेंट होती है, देखना इंडिपेंडेंट ही आएगा। t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L⁻b के, लेंथ ऑफ पेंडुलम L के, ठीक है। और t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है g के, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c पे। अब ये हमने लेट किया कि वो कैसे प्रोपोर्शनल है, उसकी पावर क्या है, तो m की पावर a के, L की पावर b के और g की पावर c के, ठीक है। अब इनको मिला दे तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m की पावर a, L की पावर b और g की पावर c के, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है कि अब हम यहाँ सपोज करेंगे कि ये डायमेंशन लेस है, ठीक है। डायमेंशन लेस होता है, ये इसकी लिमिटेशंस भी हैं
कि ये जो है डायमेंशनलेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आगे हम पढ़ेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशन है। तो चलिए पहले हम ये फार्मूला डिराइव करते हैं। तो यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का इस्तेमाल करेंगे। दोनों साइड डायमेंशन सेम होगा, तो टी की डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 टी की पावर 1। अब इस साइड भी डायमेंशन सेम होगा, तो m की पावर a, l लेंथ है तो लेंथ को l से मेज़र करेंगे, l की पावर b एक्सेलरेशन है g, तो lt माइनस 2 की पावर c। अब देखो m की पावर तो a, l दो बार है तो l की पावर b भी है, l की पावर c भी है, तो l की पावर b प्लस c आ जाएगा, t की पावर माइनस 2c आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, इस चीज़ को हम कंपेयर करेंगे। कैसे कंपेयर करेंगे, m की पावर 0 है और m की पावर a है, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ठीक है, देखो हमने यहाँ से m की पावर a रखी, l की पावर जुड़ गई, 2l है तो l की पावर b प्लस l की पावर c और t की पावर माइनस 2c। अब यहाँ से कंपैरिजन हमने स्टार्ट किया, a की पावर 0, अब b प्लस सी इज इक्वल टू 0 होगा, b प्लस सी इज इक्वल टू 0 और माइनस 2c इज इक्वल टू 1 होगा, माइनस 2c इज इक्वल टू 1, तो c इज इक्वल टू माइनस 1/2। अब c की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब b की वैल्यू a b c तीनों की वैल्यू आ गई, तो तीनों की वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, तीनों की वैल्यू आपने इस इक्वेशन में पुट की तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू k m की पावर 0 l की पावर 1/2 और g की पावर माइनस 1/2। तो m की पावर 0 यानी 1, तो t इज इक्वल टू k और l की पावर हाफ यानी रूट, g की पावर माइनस हाफ यानी अपॉन में रूट, तो होल का रूट l/g आ गया। अब आपने ये देखा m की पावर 0 यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, मैंने कहा था इंडिपेंडेंट ऑफ मास आ जाएगा, आ गया है ना। लेकिन यहाँ पे k की वैल्यू 2π नहीं आई, तो ये इसकी लिमिटेशंस भी है कि ये कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। ठीक है, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ मैटर वेव में डिपेंड अपॉन प्लैंक कांस्टेंट, मास m एंड वेलोसिटी v ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, एक वेवलेंथ है एक मैटर की जो डिपेंड करती है प्लैंक कांस्टेंट पर, मास पर और उसकी वेलोसिटी पर। तो डिराइव करना है हमें फार्मूला इसका। ठीक है, तो आपको पता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv होता है। ठीक है, लेकिन हमें डिराइव करना है, तो हम कैसे डिराइव करेंगे, तो हम सपोज करेंगे लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल h की पावर a के, m की पावर b के और v की पावर c के। तो लैम्डा इज इक्वल टू h की पावर a, m की पावर b, v की पावर c। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट किया है जो डायमेंशनलेस है। ठीक है, अब लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है, लेंथ को किस में मेज़र करते हैं, l से, तो m0 l1 t की पावर 0। ये कैसे हम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो दूसरी साइड भी डायमेंशन सेम होगी, तो h की पावर a है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी यूनिट क्या होती है, डायमेंशन क्या होता है, ml² t की पावर माइनस 1 होता है, और होल की पावर a है तो m1 2 l की पावर 2a और t की पावर माइनस a, और m क्या है, मास है, मास को m से लिखते हैं तो m की पावर b, और v क्या है, वेलोसिटी है, यानी lt माइनस 1 की पावर c है, तो c से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से m दो जगह है तो m a प्लस b आ जाएगा। अब l दो जगह है तो l 2a प्लस c आ जाएगा। अब t भी दो जगह है तो t की पावर माइनस a माइनस c आ जाएगा। ठीक है, हमें पता है ये डायमेंशन होती है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया था और इनकी पावर हमें ये आ गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं, ये आ गया था हमारे पास m की पावर a प्लस b, l की पावर 2a प्लस c और t की पावर माइनस a माइनस c। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से 2a प्लस c इज इक्वल टू 1 और यहाँ से माइनस a माइनस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब पहले हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं, c की वैल्यू फिर यहाँ पुट कर देंगे, तो c इज इक्वल टू माइनस a है, तो c की वैल्यू हमने यहाँ पुट की तो 2a माइनस a, c की वैल्यू माइनस a पुट कर दी इज इक्वल टू 1, तो इसको सॉल्व किया तो 1 a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, अब 1 a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो इस इक्वेशन से a प्लस बी इज इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू माइनस बी, a की वैल्यू 1 है तो b इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, अब माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 1 है
ठीक है, और a इज इक्वल टू 1 है। तो a इज इक्वल टू 1 है तो हम इस इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू -1 आ गया। अब a b c तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास, तो इनकी वैल्यू हम उस इक्वेशन में रख देंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू k h की पावर 1 m की पावर -1 v की पावर -1 आ गया। अब माइनस का मतलब यानी वो अपॉन में है, तो लैम्डा इज इक्वल टू k h बाई एम वी। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि k की वैल्यू 1 होती है, तो लैम्डा इज इक्वल टू h बाई एम वी आ गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं अपने। हमने जैसा कि आपको बताया, इस टॉपिक में हम आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। ठीक है, एक भी क्वेरी नहीं रहेगी आपकी। ठीक है, आप बस इस लेक्चर को पूरा देखते रहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स एफ एक्टिंग ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r विथ वेलोसिटी v डिपेंड अपॉन मास वेलोसिटी एंड रेडियस। ठीक है, इन पे डिपेंड कर रही है, तो हमें फार्मूला डिराइव करना है किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसकी मास की पावर a के, वेलोसिटी की पावर, रेडियस की पावर b के, और वेलोसिटी की पावर c पे। ठीक है, तो तीनों को कंबाइन करने पर F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m की पावर a, r की पावर b और v की पावर c के। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा तो कांस्टेंट क्या है, जो कि है डायमेंशनलेस। ठीक है, फोर्स की डायमेंशन पता है mlt की पावर -2। ठीक है, ये फोर्स की डायमेंशन होती है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोथ साइड डायमेंशन सेम होनी चाहिए। फोर्स की डायमेंशन ये, मास की डायमेंशन m की पावर a, रेडियस की डायमेंशन l की पावर b, वेलोसिटी की डायमेंशन -1 की पावर c। ठीक है, अब इनको कंबाइन करें तो m की पावर a, l की पावर l यहाँ भी है यहाँ भी, तो l की पावर b प्लस c और t की पावर -c आ गया। ठीक है, अब कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, b प्लस सी इज इक्वल टू 1, b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, और -c इज इक्वल टू -2 यानी c इज इक्वल टू 2 है। b प्लस सी इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 2 है, तो b प्लस 2 इज इक्वल टू 1 होगा। अब 1 उधर जाके माइनस का होगा, तो b इज इक्वल टू -1 आ गया। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 और c इज इक्वल टू 2। ठीक है, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू 1, ये तीनों की a b c की वैल्यू आ गई। अब इन वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पुट करते हैं। तो हमने ए बी सी की वैल्यू पुट की तो आया के इंटू एम की पावर 1, आर की पावर -1 और वी की होल स्क्वायर। ठीक है, तो आर की पावर -1 है यानी ये अपॉन में चला जाएगा, तो एफ इज इक्वल टू के एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया। अब एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि के की वैल्यू 1 होती है, तो एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर आ गया, जो कि है रियल फार्मूला सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, आप देखते हैं कि हमने डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से कितने सारे फार्मूले डिराइव किए। चलिए कुछ और फार्मूले डिराइव करते हैं। एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं जो कि आप डिराइव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, इफ़ फोर्स डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉडी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी देन डिराइव द फार्मूला। आपको पता है फोर्स मास पे और एक्सेलरेशन पे कैसे डिपेंड होता है, एफ इज इक्वल टू एम में। आपको ये फार्मूला डिराइव करना है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए, आशा है आप कर पाएंगे, ये होमवर्क के लिए है। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशनल एनालिसिस की क्या क्या लिमिटेशन है हम वो देखते हैं। हमने अभी अभी देखा डायमेंशनल एनालिसिस की 3 एप्लीकेशंस के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है वो देखते हैं। मैंने बीच बीच में आपको लिमिटेशन भी बताए थे, चलो अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहली लिमिटेशन है, डू नॉट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द डायमेंशनल लेस कॉन्स्टेंट के। हमने देखा कि ये के के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि के डायमेंशन लेस है, 1 2 3 पाई एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ये के बारे में कुछ नहीं बताता। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन है वो है, इफ़ ए क्वांटिटी डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स हैव डायमेंशंस द फॉर्म कैन नॉट बी डिराइव्ड। हमने अभी अभी देखा कि हमने जो भी फार्मूले डिराइव किए वो मल्टीप्लाई में थे, जैसे कि एफ इज़ इक्वल टू एम ए, एफ इज़ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। जैसे जैसे हमने फार्मूले डिराइव किए सब मल्टीप्लाई या डिवाइड में थे, कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में नहीं था। तो हम ऐसे फार्मूले डिराइव नहीं कर सकते जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हो। ठीक है, ऐसे फार्मूले हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से नहीं निकाल सकते। एग्जांपल के लिए एस इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
ये हम डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प की मदद से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तीसरी जो लिमिटेशन है वो ये है, डू नॉट अप्लाई इन एक्सप्रेशन हैविंग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। हम इसको ऐसी चीज़ों पे अप्लाई नहीं कर सकते जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो, ठीक है। चौथी लिमिटेशन है, द डू नॉट अप्लाई इन एक्सप्रेशन इन्वॉल्व प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हैज़ डायमेंशन। एग्जाम्पल के लिए v इज इक्वल टू आई आर, वेयर r इज़ द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। एंड जैसा कि आप जानते हैं r जो है इन पे डिपेंड नहीं होता, r की भी एक यूनिट होती है ओम, ठीक है, और r का अपना एक डायमेंशन है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें भी हम डिराइव नहीं कर सकते, इस पे हम डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और पांचवी जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट डू नॉट गिव्स एनी इंफॉर्मेशन वेदर ए फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर या वेक्टर। ये नहीं बताती कि कोई क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। अब तो जाते जाते ये क्वेश्चन करके जाते हैं हम कि अगर जे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है, इफ़ फोर्स वेलोसिटी एंड मास आर द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, अगर जो फोर्स वेलोसिटी एंड मास जो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो हम डेंसिटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? एक्सप्रेस डायमेंशन ऑफ डेंसिटी इन द टर्म ऑफ एफ वी और एम, ठीक है। तो इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे तो देखते हैं। डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, मास अपॉन में वॉल्यूम, ठीक है। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अब मास की क्या डायमेंशन होती है, एम, और वॉल्यूम की एल की क्यूब, ठीक है, ये होती है। अब इसको एफ वी और एम की टर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं दोनों साइड यूनिट जो है सेम है, तो एम एल की पावर -3 टी की पावर 0, ठीक है। ये इज इक्वल टू है एफ़ की पावर 1 एफ़ की पावर ए वी की पावर बी और एम की पावर सी के, इसमें एक्सप्रेस करना है ना, इसलिए हमने ये क्वांटिटी ली, ठीक है। अब ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और उनकी वैल्यू रख के हम डायमेंशन के इक्वल रख देंगे, अगर इनकी डायमेंशन सेम है, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकाल के हम इनकी डायमेंशन सेम रख देंगे। तो एफ़ की डायमेंशन क्या होती है, एम एल टी की पावर -2 की पावर ए, वेलोसिटी की एल टी -1 की पावर बी और मास की पावर सी, ठीक है। ये बराबर है m1 l की पावर -3 t की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ से m की पावर क्या आ गई, m की पावर a प्लस सी आ गई, ठीक है। l की पावर क्या आ गई, l की पावर a प्लस बी आ गई, और t की पावर क्या आ गई, t की पावर -2a माइनस बी आ गई, ठीक है, ये आ गई, इज इक्वल टू m1 l की पावर -3 t की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ से हम कंपेयर करेंगे, यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो a प्लस सी इज इक्वल टू क्या 1, a प्लस बी इज इक्वल टू -3 और -2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 3 इक्वेशन आई हमारे पास। अब इनको सॉल्व करके हम आंसर निकालेंगे। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2a यहाँ से, और यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू -3 -a आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब दोनों को हम इक्वल रख देंगे तो -3 -a इज इक्वल टू -2a आ गया। अब a को उधर भेजेंगे तो ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू -2a प्लस a इज इक्वल टू -a, यानी a इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। a इज इक्वल टू 3 आ गया। अब a इज इक्वल टू 3 हम यहाँ पुट कर देंगे तो 3 प्लस c इज इक्वल टू a, तो c इज इक्वल टू 1 -3, c इज इक्वल टू -2, ठीक है। c इज इक्वल टू -2 आ गया। अब b इज इक्वल टू -2a था तो b इज इक्वल टू -2 इंटू में 3, तो b इज इक्वल टू -6 आ गया, ठीक है। तो अब क्या होगी डेंसिटी की डायमेंशन, हम ए बी सी की वैल्यू रख देंगे तो डेंसिटी की डायमेंशन क्या निकलेगी, डेंसिटी की जो डायमेंशन होगी वो एफ़ की पावर ए की क्या वैल्यू है 3, और वी की पावर बी की क्या वैल्यू है -6, और एम की पावर -2, ये आ गई उसकी डायमेंशन इन द फॉर्म ऑफ एफ वी एम के, ठीक है। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारा लेक्चर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, share and like this video, please. Thank you.